इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में चार में से दो टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आज हम इसकी थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है, जिसका दूसरा नाम मेसोमेरिज्म है। तो पहले हम देखेंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक मॉलिक्यूल को या एक कंपाउंड को हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता, एक सिंगल स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, उस कंपाउंड के लिए हम एक नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक सिंगल स्ट्रक्चर उसको पूरी तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसलिए हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उन सभी स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है, या उन सभी स्ट्रक्चर्स का एवरेज होता है, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड का भी नाम देते हैं। तो पहले हम रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखेंगे। It is a phenomenon in which a molecule can be represented by more than one structures none of which can explain all the properties of the molecule। इन स्ट्रक्चर्स को जिनसे हम उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? These structures are called resonating structures or canonical structures or contributing structures। तो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन है। रेजोनेंस का ही दूसरा नाम मेसोमेरिज्म है। अब जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, जिनको हमने क्या कहा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स का चाहे वो दो हों या दो से ज़्यादा हों, इन स्ट्रक्चर्स का जब हम एवरेज करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। The actual structure of the molecule is the average of these structures and is called रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड वो स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूल का जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, चाहे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक
टेक्निक्स का इस्तेमाल करें या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ का इस्तेमाल करें, जो स्ट्रक्चर हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं उस मॉलिक्यूल का, वो स्ट्रक्चर असल में रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। और वो जो स्ट्रक्चर्स हमने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो हम जो यूजुअली हम लिविस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, उन लिविस स्ट्रक्चर्स में जो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं हम वो बनाते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, देखते हैं कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रियल एग्जिस्टेंस असल में सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड का होता है। अब रेजोनेंस होता किन में है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर ये फिनोमिनन पाया जाता है? क्या हर मॉलिक्यूल में हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं या फिर ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं? कंडीशंस क्या हैं? कब हमें पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा? उसके लिए हम देखेंगे देखिए, आपने बहुत सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, बहुत सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आपने देखे हैं, अपने सिलेबस के दौरान भी आपने स्टडी किए हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस का फिनोमिनन शो कर रहा है या उसमें हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से पूरी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते? उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। पहला पॉइंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हों, एट अल्टरनेटिंग पोजीशंस। अल्टरनेटिंग पोजीशन का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे बाय वन सिंगल बॉन्ड। जैसे इस मॉलिक्यूल में आप देख लीजिए, दो डबल बॉन्ड्स हैं और उनके बीच में जो सेपरेशन है कितने सिंगल बॉन्ड्स की है? एक सिंगल बॉन्ड की है। ये दो डबल बॉन्ड्स कहलाते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। दीज आर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। अगर ऐसी कंडीशन किसी भी मॉलिक्यूल में आप देखें, ज़रूरी नहीं कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये कार्बन कार्बन के बीच ही हों, ये डबल बॉन्ड्स कार्बन ऑक्सीजन के बीच भी हो सकते हैं, ये डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच भी हो सकता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स एट अल्टरनेटिंग पोजीशन, या हम कहेंगे एट इन ए कंजुगेटेड मैनर। जैसे मान लो एक और केस हम ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। आप देख सकते हैं इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेटेड है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड भी कंजुगेटेड सिस्टम का हिस्सा हो गए। इस मॉलिक्यूल में भी हमें रेजोनेंस का फिनोमिनन देखने को मिलेगा। बेंजीन मॉलिक्यूल आप सब लोग जानते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूल में तीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है और तीनों डबल बॉन्ड्स कंजुगेटेड पोजीशंस पर है, मतलब अल्टरनेटिंग पोजीशन पर, सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स। देयरफॉर बेंजीन में भी रेजोनेंस का फिनोमिनन हमें देखने को मिलेगा। एक ये कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन है an atom adjacent to a double bond contains a lone pair of electrons negative charge
पॉजिटिव चार्ज और एन ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एटम जो एक डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है, डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ में एक एटम है, अगर उस एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या इवन एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ये इन सभी कंडीशंस में रेजोनेंस पॉसिबल होगा। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अगर आप ये दो कंडीशंस देखें, सिर्फ आप ये चीज़ देख लीजिए कि दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग पोजीशन पर है, और दूसरी कंडीशन आप देखें या तो ये कंडीशन या इनमें से कोई एक कंडीशन। अगर ये चीज़ आप किसी मॉलिक्यूल में देखें तो आप समझ जाएंगे कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, मतलब उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखने के लिए एक सिंगल स्ट्रक्चर से बात नहीं बनेगी, वो सिंगल स्ट्रक्चर उसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो वहाँ पर हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, और उन स्ट्रक्चर्स में से कोई भी एक स्ट्रक्चर पूरी तरह से उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और असली स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर उन सभी स्ट्रक्चर्स का एवरेज होगा, और उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कैसे। जैसे मैंने कहा, उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, एक्सपेरिमेंटली तो हम वो स्ट्रक्चर देख नहीं सकते। तो वो हमने थ्योरेटिकली जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनाने का जो हमारा जो नॉलेज है, पिछला लिविंग स्ट्रक्चर्स बनाने का नॉलेज है, उसको जहन में रखना पड़ेगा। जो वैलेंसी होती है एटम्स की, उनको जहन में रखना पड़ेगा, और हमें वो स्ट्रक्चर्स ड्रा करने पड़ेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को ड्रा करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो हम देखेंगे रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहला रूल, द पोजिशन ऑफ एटम्स मस्ट रिमेन द सेम। जब हम एक मॉलिक्यूल के कई स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो उन स्ट्रक्चर्स में एटम्स की पोजीशन जो है वो सेम रहनी चाहिए। एटम्स की पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। In the resonating structures only the position of electrons can change, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है the number of unpaired electrons। different resonating structures में number of unpaired electrons must remain the same। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है और दूसरे स्ट्रक्चर में आपने दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दिए, या एक स्ट्रक्चर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे स्ट्रक्चर में आपने दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो स्ट्रक्चर वैलिड नहीं माना जाएगा। The similar charge must not be present on adjacent atoms। दो एडजेसेंट एटम्स पर सिमिलर चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों पर नेगेटिव चार्ज या दोनों पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। ऐसे मान लो अगर दो एटम्स हैं ए और बी, अगर इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रक्चर
वैलिड नहीं माना जाएगा। या अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं माना जाएगा। अलबत्ता अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो स्ट्रक्चर आ सकता है। चौथी कंडीशन जो है स्ट्रक्चर लिखते वक्त वो ये है कि मान लीजिए दो एटम्स है हमारे पास जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, डिफरेंट एटम्स हैं। मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर इन पर कहीं चार्ज आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। अगर ऐसा होगा तो वो स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। अलबत्ता अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज हो और इस पर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट माना जाएगा। तो ये पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम can carry a negative charge and a less electronegative atom can carry ए पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंडीशंस आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी मॉलिक्यूल का बनाएंगे, तो ये सभी कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी, तब आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट। रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है कि जब आपने कुछ स्ट्रक्चर्स बना लिए, मान लीजिए आपने दो स्ट्रक्चर्स बना लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने बना लिए, उनको हम इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल भी अभी बताऊंगा आपको। मान लीजिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, उन दोनों का हमने एवरेज निकाला और एक स्ट्रक्चर हमें मिला जिसको हमने नाम दिया था रेजोनेंस हाइब्रिड, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था रेजोनेंस हाइब्रिड। ये देखा गया है कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इसकी एनर्जी इन सभी स्ट्रक्चर से कम होती है। ठीक है, इट हैज़ द लीस्ट एनर्जी इन सभी स्ट्रक्चर्स में से। मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखें किसके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी। मोर एनर्जी, या हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल while resonance hybrid is more stable, या हम कहेंगे most stable among all these structures. The resonance hybrid is the most stable structures. अब ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने कहे जिनको हमने नाम दिया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उनकी एनर्जी हो सकता है आपस में बराबर हो सकता है डिफरेंट हो। अगर ये सभी स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, मतलब आइडेंटिकल हैं, डिफरेंस किस चीज़ का हो, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हों तो इनकी एनर्जी आपस में बराबर हो सकती है। या अगर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है तो फिर इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ पर दोनों चीज़ें पॉसिबल है, सेम एनर्जी भी पॉसिबल है, डिफरेंट एनर्जी भी पॉसिबल है, लेकिन इन एनी केस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा इन सब से कम होगी।
अब रेजोनेंस एनर्जी की मैं बात कर रहा था। मान लीजिए इन दोनों में से जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है वो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, तो हम कहेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, स्ट्रक्चर नंबर 2। लेकिन अगर हम 2 को 3 के साथ कंपेयर करें, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये 3 तो इन सब से ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इस हाइब्रिड की एनर्जी इससे भी कम है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ रेजोनेंस हाइब्रिड, उन दोनों की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर ए मॉलिक्यूल। It is the energy difference between the most stable resonating structure and the resonance hybrid for a molecule। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। मान लीजिए हम बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन में जो सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर माने जाते हैं वो है कीक्यूल्स स्ट्रक्चर। उनमें से एक स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा जाता है और दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से। इसमें 6 कार्बन हैं। ये जो कॉर्नर्स हैं इस हेक्सागन के जो कॉर्नर्स हैं वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके बीच में ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इस तरह से है और हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है जो हम नॉर्मली इस रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखते। अब देखो ज़रा, इस स्ट्रक्चर में जहाँ पे डबल बॉन्ड है दूसरे स्ट्रक्चर में उस जगह पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब इन दो स्ट्रक्चर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में वेरिएशन है जबकि पोजीशन ऑफ एटम में कोई वेरिएशन नहीं है। अब अगर हम इन दोनों का एवरेज बनाए, एवरेज कैसे बनेगा? इन दोनों को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले 1 और 2, ये दो आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इन दोनों का एवरेज हम बनाएंगे। एवरेज कैसे बनेगा? एवरेज इस तरह से बनेगा कि इस जगह पर अगर हम देखें, पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, तो डबल और सिंगल बॉन्ड का एवरेज कैसे बनेगा? इस तरह से, पार्शियल डबल बॉन्ड। इसी तरह इस पोजीशन पर भी सभी पोजीशंस पर पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो ये बन गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब जैसे मैंने कहा, इसकी एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा? हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम, इन दोनों की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। चूंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि इन दोनों की एनर्जी बराबर है, लेकिन हाइब्रिड की एनर्जी उन दोनों से कम है। तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी डिफरेंस देखें, इनमें से किसी भी एक की एनर्जी आप ले लो, चूँकि बराबर ही है, तो इन दोनों में से किसी एक की एनर्जी ले लो और हाइब्रिड की एनर्जी के बीच में कंपैरिजन करो, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, वो जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। और बेंजीन में ये जो एनर्जी है रेजोनेंस एनर्जी, इट इज़ नियरली 150 किलो जूल पर मोल। ठीक है,
रेजोनेंस की कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे। इस एल्डिहाइड को आप देख लीजिए। इस एल्डिहाइड में जैसे आपने पहले भी देखा था, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिंग पोजीशन पर है। अब हम देखेंगे कि इसमें रेजोनेंस कैसे होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, रेजोनेंस में हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको बताऊँगा। मान लीजिए हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर लेके जाते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर चला गया और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमने कैसे बता दी, इस तरफ एल्डिहाइडिक ग्रुप की तरफ। अब अगर हम ऐसा करें कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है या इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट, अगर वो ऐसे कर दें, हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ले जाएं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। अब इस केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस तरफ हुई है तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे हमने रूल्स में देखा था कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड होगा, कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, कार्बन के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसका मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब रूल्स के मुताबिक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हम नहीं बना सकते, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये स्ट्रक्चर वैलिड है, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। उसके बाद अगर हम इन दोनों का एवरेज देखें तो वहाँ से हमें मिल जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साथ एक एडजेसेंट एटम है नाइट्रोजन, जिसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी कंडीशन है रेजोनेंस के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होगी, किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये जो लोन पेयर है इसको आप यहाँ पर लाइए और यहाँ से एक डबल बॉन्ड में से एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज, जबकि कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर भी आप देखें, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो हमारे हिसाब से ये स्ट्रक्चर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर और भी कोई पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की? नहीं, यहाँ पर यही एक पॉसिबिलिटी है, तो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। इस केस में दो पॉसिबिलिटीज़ थी, एक केस में नेगेटिव चार्ज आ रहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, दूसरे केस में पॉजिटिव चार्ज आ रहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। तो वहाँ पर हमने इस स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड किया, इस स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे, इस केस में किसी भी तरह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा था। इसका मतलब है यहाँ पर यही एक पॉसिबिलिटी थी, तो ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल माना जाएगा, मतलब ये वैलिड स्ट्रक्चर है। ऑल्दो इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर, टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, वो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इसका ज़्यादा होगा, इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम होगा, बट स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल यहाँ पर माना जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें वो जो कंडीशन मैंने कही थी, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पर लोन पेयर, या कहीं पॉजिटिव चार्ज कहीं नेगेटिव चार्ज, इस तरह से रेजोनेंस होगा। अब ये जो मैं बता रहा था आपको, ये किसके बारे में है? रेजोनेंस के फिनोमिनन के बारे में है। अब जो बात होगी, जो प्रेजेंट टॉपिक हमारे पास है वो है रेजोनेंस इफेक्ट क्या है और रेजोनेंस
या जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसको अब हम डिफाइन करेंगे। आपने देखा कि रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर रेजोनेंस ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस नहीं होते, रेजोनेंस की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, या हम कहेंगे किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो गई, किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, कहीं पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली कोई जगह बन गई, कहीं पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली जगह बन गई। किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, आप नोट कर लीजिए। रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज an electronic displacement in a molecule due to resonance resulting into centers of high and low electron density। ठीक है, what is resonance effect? It is the electronic displacement in a molecule because of resonance। और उससे क्या हो रहा है? Resulting into centers of high and low electron densities। It is called as resonance effect। राइट, रेजोनेंस इफेक्ट को जैसे मैंने कहा था मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, मतलब इसको हम डिनोट कर सकते हैं आर इफेक्ट या एम इफेक्ट से। अब इस रेजोनेंस इफेक्ट को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था प्लस आई माइनस आई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपने देखा प्लस ई माइनस ई। इसी तरह से रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट में भी दो टाइप्स हैं। एक टाइप होगा प्लस आर इफेक्ट और दूसरा होगा माइनस आर इफेक्ट, या यहाँ पर हम इनको क्या कहेंगे? प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। अब इनका मतलब क्या है? जैसे आपने देखा अभी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही थी, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो था, जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एल्डिहाइडिक ग्रुप की तरफ हुई। ठीक, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रा किया, अट्रैक्ट किया। जबकि अगर आप NH2 ग्रुप को देखें, जब NH2 ग्रुप की जब रेजोनेंस हुई थी तो वहाँ पर NH2 का जो लोन पेयर था, नाइट्रोजन का लोन पेयर था, वो NH2 ग्रुप से दूर की तरफ अवे मूवमेंट हुई थी। तो दो तरह से मूवमेंट हो सकती है। कोई ग्रुप रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है, कोई ग्रुप रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी ग्रुप से दूर चला जाए, तो उस केस में हम उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट है। और दूसरा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप के केस में था, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा था, अपनी तरफ विड्रा किया था, तो उसे हम क्या कहेंगे? माइनस आर या माइनस एम। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कहां पर पाया जाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट कहां पर पाया जाएगा। ये देख लीजिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में क्या हुआ था? ये जो ग्रुप था एल्डिहाइडिक ग्रुप था, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था। इस एल्डिहाइडिक ग्रुप ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ की तरफ डिस्प्लेस किया? अपनी तरफ डिस्प्लेस किया, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा कर लिया। इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट कैसा है? माइनस आर। माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट। इसी तरह से
अगर कहीं पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इस केस में भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इसी तरह से होगी। किस तरह? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ। तो कैसा इफेक्ट? -R इफेक्ट। इन दोनों में और जितने भी इस तरह के बाकी ग्रुप्स होंगे उन सब में आप देखेंगे -R इफेक्ट होगा। कैसे हम पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा हमें -R इफेक्ट होगा? ज़रा इन दो ग्रुप्स को गौर से देख लीजिए। इन ग्रुप्स का जो पहला एटम है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, उस कार्बन का एक मल्टीपल बॉन्ड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जब भी किसी ग्रुप का पहला एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्डेड हो या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हो, वो ग्रुप हमेशा -R होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो -R ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप इज मल्टीपल बॉन्डेड विद ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ज़रा कॉमनली यही होते हैं। अब ज़रा देखिए, जो दूसरा केस हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या था? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे हुई थी? इस तरह से, मतलब NH2 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए थे, NH2 ने इलेक्ट्रॉन्स अपने से दूर कर दिए थे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसका कैसा इफेक्ट आ गया? +R, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। तो कैसे पता चलेगा? इस ग्रुप में आप देखो, इस ग्रुप का जो पहला एटम है उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से अगर मैं ये कंडीशन आपको दे दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी हैलोजन, आप जानते हैं इनमें लोन पेयर्स होते हैं। हैलोजन एटम पर लोन पेयर्स होते हैं, क्लोरीन पर लोन पेयर्स हैं। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन का इफेक्ट कैसा होगा? +R इफेक्ट होगा। तो +R ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? जब किसी ग्रुप में जो पहला एटम होगा, जो किसी सिस्टम के साथ जुड़ा होगा, किसी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, अगर उस एटम के ऊपर एक लोन पेयर है तो वो ग्रुप कैसा होगा? +R ग्रुप होगा। राइट, सो रेजोनेंस इफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और जिस वजह से क्या हो जाता है? किसी जगह पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, किसी जगह पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है? तो बिल्कुल इजी है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग के लिए क्या पहचान है? जो पहला एटम होगा ग्रुप का, वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्डेड होगा, और यहाँ पर दूसरी जगह पे क्या होगा? जो पहला एटम होगा किसी ग्रुप का, उस पर एटलीस्ट एक लोन पेयर होगा, तो वो ग्रुप कैसा होगा? +R। होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया। तो अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय।